नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर आ गए हैं एफॉर्ज़म पढ़ने के लिए, ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एफॉर्ज़म नंबर 69। तो इसमें इससे पहले हमने 68 एफॉर्ज़म पढ़ा, जिसमें जो हैनीमैन सर ने बताया हमें कि किस तरह से जो है माइन्यूटनेस ऑफ डोज होम्योपैथी की जान है। ठीक है, किस तरह से हम जो है एक आर्ट है होम्योपैथी में कि किस तरह से माइन्यूट डोज को सेलेक्ट करें। इसी तरह से 69 में ये आगे जो है इसी का रिवर्स एलोपैथी के लिए बता रहे हैं, पैलिएटिव ट्रीटमेंट के लिए बता रहे हैं। थोड़ा जो कुछ भी इन्होंने कहा उसी को समराइज करते हुए कि प्रिसाइसली द रिवर्स ऑफ दिस टेक प्लेस इन एंटीपैथिक ट्रीटमेंट। कह रहे हैं कि जिस तरह से हम होम्योपैथी में जो सेलेक्टेड करते हैं सिमिलिट्यूड है ना देते हैं मेडिसिन का, यहाँ पर हम जो एंटीपैथिक या पैलेटिव ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जस्ट रिवर्स होता है, इसका उल्टा होता है। यानी कि अगर डायरिया लाइक सिम्टम है तो उसके लिए हम कॉन्स्टिपेशन लाइक सिम्टम मेडिसिन में खोजते हैं और उसके आधार पर मेडिसिन देते हैं। तो द ड्रग सिम्टम अपोज बाय द फिजिशियन टू अ सिम्टम ऑफ डिजीज, अपोजिट सिम्टम रखते हैं। इफेक्ट ऑफ ओपियम इन अपोजिशन टू एक्यूट pain, sensibility and stupor is not allopathic in relation to the latter। वही कह रहे हैं कि जैसे कि एक्यूट पेन है किसी को, तो उसका हम एक्यूट पेन के लिए इसका अपोजिट हम क्या देखते हैं कि जहाँ पर जो सेंसिबिलिटी है बॉडी की उसको क्या करता है, स्टूपर कर दे, है ना, एकदम विनम कर दे। तो ये एक तरह का अपोजिट रिलेशन है। तो इसका हम यूज एलोपैथी या पैलिएटिव में करते हैं। देयर एविडेंटली एग्जिस्ट अ रिलेशन बिटवीन ड्रग सिम्टम एंड डिजीज सिम्टम बट इट इज रिवर्स्ड। कह रहे हैं कि पैलिएटिव में भी, ट्रीटमेंट में भी जो है एक रिलेशन होता है डिजीज सिम्टम और जो है ड्रग सिम्टम का बीच में रिलेशन होता है, लेकिन वो रिवर्स होता है, उल्टा होता है। The extinction of disease symptom is in this case to be accomplished by an opposite drug symptom which is quite impossible। इससे पहले भी हमने एफॉर्जम्स पढ़े थे जिसमें एनिमन सर ने नेचुरल डिजीज की जब बात कर रहे थे कि इस तरह से नेचर्स में क्योर होते हैं, तो वहां पर भी हमने देखा था कि जो डिजीज जिस तरह की थी उसी तरह के लाइक सिम्टम जब डिजीज दूसरी नेचर में आती है तो वो क्योर होती है। तो उसी को यहाँ पर जो है आगे एक्सप्लेन करते हैं कि ये इम्पॉसिबल है कि अगर कोई डिजीज पर्सन है तो उसके हम रिवर्स कोई डिजीज कॉज कराएं और वो पेशेंट क्योर की तरफ जाए। ये इम्पॉसिबल है। ये लाइन हैनीमैन सर ने लिखी है कि विच इज क्वाइट इम्पॉसिबल। ठीक है, हम कभी भी अपोजिट सिम्टम के आधार पे कोई भी मेडिसिन देंगे तो वो बंदा क्योर की तरफ नहीं जाएगा, सप्रेशन की तरफ जाएगा। It is true that the antipathic medicine act upon the same disease region of the body with the same degree of certainty as the homeopathic medicine selected on account of its similar morbific effect, but the former being an opposite to the symptom of the disease, it only obscures the latter and renders it imperceptible for a short time। यही कह रहे हैं कि ये ट्रू है कि मतलब जिस रीजन पर एलोपैथिक मेडिसिन वर्क करती है उसी होम्योपैथिक मेडिसिन भी उन्हीं रीजन पर वर्क करती है, लेकिन सिम्टम्स का क्या है, अपोजिट है। ठीक है, हम डायरिया को ठीक करने के लिए डायरिया ही कॉज कराते हैं, जो स्फीयर ऑफ एक्शन होगा मेडिसिन का वो लार्ज इंटेस्टाइन ही होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा होम्योपैथी में और एलोपैथी में हम डायरिया को ठीक करने के लिए कॉन्स्टिपेशन का यूज करेंगे, कॉन्स्टिपेशन लाइक सिम्टम का यूज करेंगे, उसके अंदर कॉज कराएंगे और स्फीयर ऑफ एक्शन वही होगा मेडिसिन का जहाँ एक्शन करना है मेडिसिन को, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, यानी कि सेम रीजन, एक एग्जांपल दे रही हूँ सिर्फ कि सेम रीजन है ना, ऑर्गन ऑफ बॉडी में जो एक्शन आएगा मेडिसिन का वो दोनों का सिमिलर होगा बट सिम्टम्स में अपोजिट होगा। ठीक है, द वाइटल फोर्स परसीव नो डिसएग्रेबल सेंसेशन
during the first moment of effect produced by opposite palliative, because both appear have cancelled or to have dynamically neutralized each other, that is benumbing power of opium seems to be neutralize pain. ये कह रहे हैं कि वहाँ पर जब इस तरह का इफेक्ट आता है, मेडिसिन हम देते हैं, लास्ट डोज में देते हैं, तो वहाँ पर वाइटल फोर्स बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं कर पाता, एकदम शांत रहता है, और जो है जैसे कि मतलब हमें ऐसा मतलब लगता है कि वो जो डिजीज़ है वो क्या हो रही है, न्यूट्रलाइज हो रही है, ठीक हो रही है. During the first minute of palliative effect, the vital force feels as if in the health, perceiving neither the benumbing effect of opium nor the pain of the disease. कह रहे हैं कुछ मिनटों में ये लगने लगता है, पैलिएटिव इफेक्ट आने लगता है और वाइटल फोर्स लगता है बिल्कुल ठीक है, ठीक है, जो उसकी डिजीज है वो बिल्कुल क्या है, ठीक हो रही है. लेकिन बट सिंस द अपोजिट ड्रग इफेक्ट इज नॉट अ सिमिलर, क्योंकि जो अपोजिट इफेक्ट है वो सिमिलर नहीं है और क्या नहीं है, स्ट्रॉन्गर आर्टिफिशियल डिजीज कॉज नहीं करा रहा है, इन्फ्लुएंस द वाइटल फोर्स लाइक द इफेक्ट ऑफ अ रेडी चूजन अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक मैथड, जैसा कि होम्योपैथिक मैथड में होता है. इट कैन नॉट ऑक्यूपाई द प्लेस ऑफ नेचुरल मॉर्बिड डिस्टर्बेंस इन द organism, and consequently the effect of palliative medicine differing totally in contrast with the natural disease. तो यहाँ पर क्या होता है, जो पैलिएटिव ट्रीटमेंट होता है वो नेचुरल डिजीज में हमने जिस तरह से देखा था उसके जस्ट अपोजिट फंक्शन होता है. Although by means of apparent dynamic neutralization of the palliative, the vital force seems at first to be made insensible to the morbid disturbance, the effect of palliative will nevertheless subside of its own accord like every drug effect. कह रहे हैं कि यहाँ पर शुरुआत में तो वाइटल फोर्स क्या होता है, बिल्कुल इनसेंसिबल हो जाता है, उसको कोई इफेक्ट नहीं लगता, और यहाँ पर जो और भी ज़्यादा जो ड्रग के सिम्टम है वो अपने आप, मतलब एक सिम्टम के लिए हमने वो ड्रग दी, लेकिन वो ड्रग और भी जगह अपना एक्शन दिखाती है, और जो कि लार्ज डोजेस में होती है तो इसका जो इफेक्ट होता है वो अपने आप वैनिश भी नहीं हो पाता, जैसा कि होम्योपैथिक मेडिसिन में होता है कि हम देते हैं तो माइन्यूट डोज में देते हैं तो उस जगह उस रीजन पे वर्क करती है वो मेडिसिन, और जो है बाकी उसके इफेक्ट बहुत ज़्यादा आ भी नहीं पाते हैं, वो धीमे धीमे वाइटल फोर्स के द्वारा वैनिश भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाता है. बट इट विल लीव द डिजीज टू रिमेन एज इट वॉज, वो डिजीज को वैसे ही छोड़ देती है. फॉर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द semblance of relief it had to be administered in large dose like all palliatives. और यहाँ पर चूंकि हमें उस चीज़ को, मतलब उस इफेक्ट को बार बार लाना है कि पेशेंट को ऐसा लगे कि मैं आराम है, मुझे आराम है, इसलिए हमें इसकी लार्ज डोजेस बार बार देनी पड़ती हैं. एंड एज सच it incite the vital force to a state of opposition to this palliative medicine. और इस तरह से हम अपने vital force को उस तरफ धकेल देते हैं जहां पर वो palliative medicine का क्या हो, अपोज भी नहीं कर पाएगा, दिस अपोज करता है. दिस अपोजिशन दो द काउंटर पार्ट ऑफ पैलिएटिव रिजेम्बलेंस द नेचुरल डिजीज इज स्टिल प्रेजेंट एंड अनक्योर्ड. और यहाँ पर जो डिजीज है हमारी वो पूरी तरह से अनक्योर्ड रहती है और पैलिएटिव हो मतलब पैलिएट कर जाती है, but necessarily intensified and increased by the additional activity which the vital force was obliged to maintain in counteracting the palliative. और बार बार जब लास्ट डोज दी जाती है तो एक समय ऐसा आता है कि वाइटल फोर्स उसको बहुत ज़्यादा काउंटरैक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है. Therefore, after the decline of palliative drug effect, the obnoxious symptoms more part of disease will be found to have been aggravated in a proportion to the size of palliative dose. और इस तरह से जितनी भी हम palliative dose ज़्यादा देते हैं उसके उस तरह के palliative symptoms बार बार बहुत ज़्यादा aggravated form में फिर बार बार आते हैं. And to continue the same example, larger dose of opium is for the purpose of obscuring the pain so much the more will later be increased beyond its original intensity as soon as opium has ceased to act. यहाँ पर ओपियम का एग्जाम्पल लेते हैं कि जिस तरह से ओपियम को हम एज अ पेन किलर देते हैं, ओपियम एक ड्रग है,
ओपियम को हम एज अ पेन किलर यूज़ करते हैं, तो शुरुआत में पेन किलर क्या होती है कि एक गोली जो है हम देते हैं, ठीक है, एक टैबलेट खाने को देते हैं पेन किलर। लेकिन हम जब बार बार एक टैबलेट सुबह शाम दोपहर देते जाएंगे, पेन जो होता है वो सबसाइड होता जाता है। और जैसे ही कहते नहीं, पेशेंट बहुत से ऐसे आते हैं कि जब तक दवा खाते जब तक आराम रहता है, और उसके बाद फिर से मुझे वो पेन वापस आता है। अब क्या होता है, कई दिनों तक कई महीनों तक अगर हम वो खाते हैं पेन किलर, तो क्या होता है कि एक ऐसी अवस्था आती है जब वो एक गोली हमें रेस्पॉन्स नहीं करती। अब हमें उसके लिए डोज बढ़ानी पड़ती है, ठीक है। 500 mg अगर ले रहे तो 600 mg लेना पड़ता है, 500 mg की 2 टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं। और उसके बाद भी फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि वो 2 टैबलेट भी कम पड़ने लगती हैं। उसके लिए भी हमारी बॉडी एकदम जो होती है वो हो जाती है, अडेप्टेड हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि हम 2-3 टैबलेट लेते हैं, लेकिन हमारा पेन जो होता है वो नहीं जाता है। ऐसी स्थिति आ जाती है, ठीक है। इसमें कुछ फुट नोट्स दिए हैं, जिसको हम देखते हैं। इन फुट नोट्स में भी यही सब एग्जाम्पल्स दिए हैं इसके। एक है जो एफॉर्जम 69 का फुट नोट है 64, परमानेंट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग ऑफ antagonistic sensation never occur in the living body as it does in the chemical laboratory with substance of opposite properties, that is where sulfuric acid and यानी कि जो ये परमानेंट न्यूट्रलाइज, जो ये इस तरह से हम अपोजिट देते हैं और न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो इसको हम लिविंग बॉडी में नहीं दे सकते। इनको हम कह रहे हैं केमिकल लेबोरेटरी में एग्जाम मतलब देख सकते हैं करके कि सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम को अगर हमने यूनाइट किया पोटाश को, तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं साल्ट, ठीक है। और इन दूसरा ही कोई सब्सटेंस बना लेते हैं जिसका इफेक्ट जो होगा कुछ और ही होगा, है नाइदर एसिड नॉर एल्कलाइन, जिसका जो जैसे कि न्यूट्रलाइज हो गया अगर वो, तो ना ही वो एसिड है ना ही वो बेस है, अब क्या हो गया, एक साल्ट बन गया। विच कैन नॉट इवन बी डिकम्पोज बाय लाइम, जो कि लाइम से डिकम्पोज भी नहीं होता। A blending or intimate reunion of this kind resulting in something permanently neutral and indifferent can not be brought about as above stated by dynamic impression of opposite nature in our organs of sensation only, and permanent utilization or mutual obliteration take place in such a case, but opposite sensation do not cancel each other permanently. इसी तरह से यहाँ पर बता रहे हैं कि इस तरह से हम जैसे कि किसी को अगर हम पोटैश से रिलेटेड कोई मेडिसिन दे रहे हैं, तो लेकिन वो मेडिसिन बनी किससे है, कई कंपाउंड से मिलके बनी होती है, तो वो एक कंपाउंड अपने में एक नया कंपाउंड हो जाता है, तो उसके इफेक्ट्स फिर अलग आने लगते हैं। जिसके लिए हमने वो प्रिस्क्राइब किया था वो एक अलग ही कंपाउंड बन जाता है। इसी तरह से यहाँ पर एक बात करते हैं 65 जो फुट नोट है उसमें पैलिएटिव आफ्टर इफेक्ट की बात बताई है इन्होंने, जो कई बार बताई गई है कि दैट द पैलिएटिव इज इन इट्स आफ्टर इफेक्ट बीइंग द सिमिलर टू द प्रेजेंट डिजीज would probably affect a cure as well as homeopathic medicine would do in its primary action, but it was overlooked that after effect is not the product of medicine but always the countering vital force of the organism. Hence after effect produced by vital force upon the application of palliative is only a condition resembling disease if left extinguished by palliation and consequently aggravated the counteraction of vital force against the palliative. कह रहे हैं कि यहाँ पर जब हम शुरुआत में कोई मेडिसिन देते हैं, तो वो क्या होता है कि शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि वो क्योर कर रही है, पहले क्योर की तरफ जा रही है, बट वो क्योर नहीं होता, पैलिएशन ही होता है। आफ्टर इफेक्ट पता चलता है जब मेडिसिन अपना एक्शन कर लेती है और कई बार हम बार बार देते हैं, तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स फिर सिम्टम्स आने लगते हैं, तो वो वहाँ पर पैलिएशन ही होता है। लाइक द इफेक्ट विच माइट बी, ये 66 फुट वो है फुट नोट, इफेक्ट विच माइट बी प्रोड्यूस्ड बाय द
सडन इग्निशन ऑफ एल्कोहल डार्क के यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अगर अचानक से आपने अल्कोहल जो है बहुत सारा जला दिया तो क्या होगा कि अचानक से बहुत सारा उजाला हो जाता है, ठीक है, जिसमें धीमी रोशनी पता नहीं चलती और आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। तो ऐसा ही कुछ कह रहे हैं कि लास्ट डोजेस जब हम देते हैं तो वहाँ पर वो ड्रग का इफेक्ट आ जाता है। जिस तरह से अल्कोहल को जब जलाया तो वो बड़ी रोशनी में सब कुछ छिप गया, इसी तरह जब हम लास्ट डोजेस देते हैं तो वो अपना इफेक्ट दिखाती है। तो हमारा जो पेन या हमारी जो चीज़ें हैं, डिजीज़ है, वो क्या हो गई, सबसाइड हो गई, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो उजाला ख़त्म होता है थोड़ी देर बाद फिर वो चीज़ें फिर से नज़र आने लगती हैं। हनीमैन सर का कुल मिला के ये कहना है कि जब भी हम पैलिएशन या सप्रेशन करते हैं या अपोजिट सिम्टम के आधार पे मेडिसिन देते हैं तो वो कभी भी क्योर नहीं करती है। कुछ समय के बाद हमें ये चीज़ें समझ में आती हैं, तुरंत समझ में नहीं आती हैं। तुरंत तो ऐसा लगता है कि पेशेंट बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो वो काफ़ी लंबा एफॉर्ज़म था कुल मिला के, लेकिन ऐसा लगेगा आपको कि हमने तो ये बार बार पढ़ा और बार बार मैंने पढ़ाया है आपको, तो बार बार पढ़ाया ज़रूर है, लेकिन और सर ने बताया है बार बार। क्यों बताया, क्यों ज़रूरत पड़ रही है इन सब चीज़ों की? क्योंकि शुरुआत में जब उनके टाइम को समझिए आप, जब चारों तरफ जो है एलोपैथी का बोलबाला था, उस समय उन्होंने होम्योपैथी की खोज की, ठीक है। तो अपनी चीज को रखना, बार बार प्रिसाइसली समझाना इनका मेन उद्देश्य था कि हमारी चीज़ों को लोग समझ सकें। तो इन्होंने बार बार इन चीज़ों को प्रेशराइज करके बार बार इन चीज़ों को लिखा है ताकि आपके दिमाग में ये फिर बैठ जाए कि एंटी जो पैलिएटिव ट्रीटमेंट है इस तरह से ट्रीटमेंट नहीं करना है ना। तो ये अपनी चीज़ को बार बार समझा रहे हैं। आज हम होम्योपैथी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, तो हमें लगता है ये जो है बेकार लिखा है, इन्होंने बार बार लिखा है, क्या पढ़ें हम इस किताब को, इसमें बार बार वही चीज़ें लिखी हैं, बार बार वो चीज़ें लिखी गई हैं, लेकिन फिर भी हम उन पर ध्यान नहीं देते। बात ये है ना। बार बार चीज़ें लिखी हैं तो कोई उद्देश्य है उनका, इसलिए लिखी गई हैं, तो हमें समझना चाहिए। जो चीज़ लिखी गई है अगर बार बार, तो उसे हम एक बार तो अमल करके देखें, इसलिए लिखी गई हैं बार बार, है ना, ताकि उसको समझे। वहाँ पर इन्होंने नेचुरल डिजीज कंडीशन ली थी कि नेचर में कैसे होता है, अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि सच में ये ऐसे होता है, ठीक है। अब हमारे 69 एफोरिज्म खत्म हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 70 एफोरिज्म। इसके आगे 70 जो में पूरा एक्सप्लेनेशन ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम दिया है, और इसके बाद धीमे धीमे हम डिजीज़ की तरफ बढ़ेंगे, एक्यूट डिजीज़ एंड क्रॉनिक डिजीज़। एक बहुत बड़ा पार्ट खत्म हो रहा है। 70 एफोरिज्म तक जो है वो कहा जाता है कि ये थ्योरेटिकल पार्ट है होम्योपैथी का, ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का थ्योरेटिकल पार्ट है, और आगे जो है अब हम प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों बने रहिए और लगे रहिए होम्योपैथी पढ़ने में और इसको बढ़ाने में। होम्योपैथी अगर हमने एक भी इंसान को अच्छे से समझा लिया कि होम्योपैथी क्या है ना, तो मानिए कि होम्योपैथी का आने वाला समय होम्योपैथी का होगा, ठीक है। तो होम्योपैथी पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, मैं तो यही कहूँगी। और तब तक के लिए नया एफोरिज्म लाते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।